मुजफ्फरनगर के बघरा क्षेत्र से दो पक्षों के बीच विवाद और जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाल कटवाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और जमकर लात घूंसे चलने लगे। जानकारी के मुताबिक पहले किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। इसके बाद विवाद बढ़ा और दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के बीच काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से भिड़ते और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच एक के बाद एक मारपीट की घटनाएं हुई। विवाद किस बात पर शुरू हुआ और आखिर बाल कटवाने को लेकर मामला इतना क्यों बढ़ गया, इसे लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। हालांकि पूरे घटनाक्रम की सही जानकारी पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस वायरल सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के साथ साथ पूरे विवाद की वजह पता लगाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल बघरा क्षेत्र की इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से भी अपील की जा रही है कि किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर बिना पुष्टि के किसी तरह की अफवाह न फैलाएं। मुजफ्फरनगर में संपत्ति विवाद को लेकर सुधा त्यागी ने प्रेस वार्ता कर अपनी सास हुक्मावती और परिवार के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुधा त्यागी के मुताबिक उनके पति की वर्ष 2009 और इकलौते बेटे की वर्ष 2017 में मौत के बाद संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 1998 में पेंशन से जुड़े कागजात बताकर उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, जिनके जरिए बाद में संपत्ति हुक्मावती के नाम किए जाने की जानकारी उन्हें मिली। इस मामले में सिविल कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन बताया गया है। सुधा त्यागी ने जोगिंदर और उसके साथियों पर धमकी और संपत्ति पर कब्जे के प्रयास के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। हालांकि आरोपों पर संबंधित पक्ष की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मेरा नाम शिवनंदिनी है। मेरे पिताजी का नाम श्री स्वामी श्रद्धानंद त्यागी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निवासी ग्राम छपार, जिला मुजफ्फरनगर के हैं। उनका देहांत हो चुका है और हाँ, उनके बाद में मेरे भाई और भतीजे की भी मृत्यु हो चुकी है और वे हमारे उत्तराधिकारों का हनन करके अपने पिछले पति से उत्पन्न हुए बच्चों को, हमारे अधिकारों को हस्तांतरित करते जा रही हैं। मेरा जो भाई था शिव कुमार की, इनसे शादी हुई सुधा जी से, फिर इनको एक बेटा हुआ, वो 18 साल का हो गया। 18 साल का होने के बाद मतलब वो गाँव जा रहा था तो उसे मतलब रास्ते में इसने मार दिया। मेरा जो ये सौतेला भाई आया हुआ यहाँ पे, ये है 2017 की दिसंबर में, 28 दिसंबर 2017। तो मार के वहाँ काली सिंह के सामने डाल दिया। रात में किसी को पता नहीं लगा ठंड की वजह से। सुबह ही हमें पता चला कि आशु का एक्सीडेंट हो गया। हमने कहा कि इसका पोस्टमार्टम करवा लो, तो वो एकदम से मतलब आनाकानी करने लगा कि नहीं, पोस्टमार्टम करवाओगे तो इसमें मेरा ही नाम आएगा। तो इसलिए वो नहीं हो पाया पोस्टमार्टम। कुछ दिन के बाद हमें पता चला कि मतलब ये काम इसी ने किया है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था। और मैंने वहाँ में मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसकी एप्लीकेशन दर्ज कराई थी, पर कुछ दिन के बाद में वो भी काम मतलब उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद में फिर इनको परेशान किया जाने लगा। हमारी जो माता जी हैं हुक्मावती जी, उन्होंने से घर से निकाल दिया इन्हें। इनकी सारी प्रॉपर्टी को बेचने की साजिश रचने लगी। हमें अभी 2 साल पहले पता लगा कि इन्होंने जो इनसे, इनके पूर्व पति से जो प्रॉपर्टी मिली थी उसे मतलब अब बेचना चाहती हैं। वसीयत के नाम पर उन्होंने बैनामे करा लिए और अब बेचना चाहती हैं। इन्हें कुछ नहीं देना चाहती। हाँ जी, हाँ जी, उसको भी खाली कराना। हाँ जी, उसे भी खाली कराना चाहती हैं। उन पर दबाव बनाया हुआ बहुत, जबकि इन सब चीज़ों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे दायर हैं, कैंसिलेशन के मुकदमे भी डले हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ दिलाया जावे और हमारे उत्तराधिकारों की रक्षा की जावे। हाँ जी, हाँ जी, उसके खिलाफ भी 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें जहाँ तक उम्मीद है वो जेल भी जाने वाला है। BW जो वारंट है उसका बन चुका है। मीडियम के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जो अपराधी हैं, अपराधी को सजा दी जाए और मतलब आगे से हमारे साथ कोई भी इस तरह का दुर्व्यवहार ना किया जावे। हाँ जी, कागजों में हेराफेरी करके उसने मतलब अपने पिताजी का नाम जय भगवान शर्मा हटा करके हमारे पिताजी का नाम डलवा लिया। हाँ जी।
पूरी तरह से गलत है ये। बस पूरी संपत्ति को हड़पने के लिए, वारिस बनने के लिए ही वो मतलब हर एक स्टेप उठाता जा रहा है। हमें मतलब इस प्रॉपर्टी में से वो कुछ नहीं देना चाहता। दोनों माँ बेटा मिले हुए हैं पूरी तरह से, हमें वहाँ ना आने देते हैं ना जाने देते हैं। हमारे से हर एक तरह का संबंध उन्होंने खत्म कर रखा है। योगेंद्र वर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा। देखिए, संपत्ति विवाद का जो मामला है, ये हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी हुए स्वामी श्रद्धानंद त्यागी जी, उनके 3 बच्चे हुए, 2 लड़के 2 लड़की 1 लड़का। लड़के की डेथ हो चुकी है और जो शिव कुमार उनका लड़का था उसकी भी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसका मुकदमा उस समय जो हुक्मवती है, इसका पूर्व जो लड़का है, उसने केस दबवा दिया था। उसके बाद हुक्मवती द्वारा जो अपनी पुत्रवधू है उस पर पूरे अत्याचार किए गए, उसे घर से निकाल दिया और जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उस पर जबरन कब्जा कर लिया और उनसे उल्टे सीधे कागजों पर हस्ताक्षर कर सारी जमीन हड़प ली। और जो उसका पहला पुत्र है जुगमिंदर, उसके पिताजी का नाम जय भगवान है। यहाँ पर छपार का उसका आधार कार्ड बनवा दिया गया और उसमें नाम लिखवा दिया श्रद्धानंद त्यागी, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हुक्मवती के 3 ही बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। लड़का गुजर चुका है, दोनों लड़की जिंदा है और उनकी पुत्रवधू घर से बेघर हो चुकी हैं। और जुगमिंदर जो है अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है, अभी भी 14 साल की सज़ा काटकर अम्बाला जेल से लौटा है, तो वो लगातार धमकी दे रहा है। और जो आजीविका चलाने का सुधा का साधन है, एकमात्र मकान जो किराए पर दे रखा है, उसे भी जबरन खाली खिला रहा है। देखिए, परसों जो है एक प्रेस वार्ता कर हुक्मवती ने अपने ऊपर हुए अत्याचार बताए, बढ़ चढ़ कर बताया, लेकिन जब हमने उसकी जानकारी एसडीएम महोदय सदर को दी तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो अखिल भारत हिंदू महासभा इस केस को मुख्यमंत्री तक ले जाने से भी नहीं चूकेगी, क्योंकि ये सीधा सीधा एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जमीन हड़पने का मैटर है। और जो जोगमिंदर है, ये सारी ज़मीन अपने नाम कराकर, देखिए, छपार थाने में उस पर अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनमें 420 भी हैं, क्योंकि उसने अपने पिता का नाम बदलकर श्रद्धानंद जी का नाम लिया। और जो ज़मीन है बेच रहा है, वो उसमें अपने पिता का जय भगवान का नाम नहीं, श्रद्धानंद त्यागी का नाम लिख रहा है और उसी से बेनामे कर रहा है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो श्रद्धानंद जी की पुत्रवधू है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी सभी जमीन जायदाद वापस मिलनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के तहत निकली कलश वंदन यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत गुरु रविदास जी के पावन जन्मस्थल से शुरू हुई यह यात्रा मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा क्षेत्र के बीबीपुर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों ने उत्साह के साथ यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद कलश वंदन यात्रा रविदास मंदिर से होते हुए भंडूरा, शेरनगर, बिलासपुर और गांधीनगर यानी कुकड़ा पहुंची। यात्रा के पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की और भजन कीर्तन व जयघोष के साथ यात्रा का स्वागत किया। माहौल में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक समरसता का संदेश भी दिखाई दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ यात्रा में सहभागिता की। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर संत गुरु रविदास जी के मंदिरों में दर्शन पूजन किया और पवित्र कलश स्थापित किए। मंत्री ने डोर टू डोर जनसंपर्क कर ग्रामीणों से संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों के साथ संत गुरु रविदास जी के आदर्शों को अपनाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संकल्प लिया। अपने संबोधन में कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कलश वंदन यात्रा केवल धार्मिक आस्था का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि संत गुरु रविदास जी के समानता, मानवता, प्रेम, सामाजिक न्याय और भाईचारे के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी ने समाज को जातिपांति, ऊंच नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर समानता और प्रेम का संदेश दिया। आज भी उनके विचार सामाजिक एकता और मजबूत समाज के निर्माण के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सागर समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, संत समाज के प्रतिनिधि और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आगामी चरण में यात्रा खादरवाला, कृष्णापुरी, दक्षिण कृष्णापुरी और प्रेमपुरी पहुंचेगी, जहां भी इसका स्वागत किया जाएगा। मंत्री ने लोगों से संत गुरु रविदास जी के आदर्शों को जीवन में अपनाने और समानता, सद्भाव, भाईचारे तथा सामाजिक समरसता को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मथुरा में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पूर्व आरएलडी जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिकरवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत नेता के साथ अपने पुराने संबंधों को याद किया और उनके योगदान को लेकर भावुक नजर आए। जयंत चौधरी ने कहा कि जयेंद्र शेखर उनकी पार्टी के मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने कहा कि वह उन्हें बेहद करीब से जानते थे और लंबे समय तक उनके साथ काम करने का अवसर मिला। जयंत के मुताबिक शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और उन्होंने इलाके में कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की।
जयंत चौधरी ने कहा कि उनके निधन से पार्टी को बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने दिवंगत नेता के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान जयंत चौधरी ने राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। हालांकि अखिलेश यादव को लेकर उनके बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को भी हवा दे दी है। मथुरा दौरे के दौरान जयंत चौधरी ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी मुलाकात की और दिवंगत नेता के परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। राजेंद्र सिकरवार जी एक हमारे दल के स्तंभ थे। बहुत समय से मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं, देखता हूं, उनके साथ काम मैंने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने यहाँ कई संस्थाओं का निर्माण किया। हाल में MBBS की क्लियरेंस उनको मिली उनकी संस्था को, और वो बेहद खुश थे। वो चाहते थे कि इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो सके। मैं आज उनके यहाँ परिवार से मिलने, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ। सदैव मुझे याद रहेंगे निजी तौर पर। बहुत बड़ी क्षति पार्टी को भी हुई है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 120 सीटें मिली थी, ये समझ में आ रहा है। देखिए, ये मजाक का वक्त नहीं है। वो जिस व्यंग के साथ उन बातों को कह रहे हैं उसमें भी हल्कापन झलकता है। अखिलेश जी सर कह रहे हैं कि पार्टी में जो उनके परिवार के सदस्य हैं, सांसद हैं, उनको वो तो है ही, वो तो पता है आपको। पंजाब के जालंधर में फिटनेस और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब यूथ रन का आयोजन किया गया। मॉडल टाउन स्थित शिवानी पार्क में आयोजित 5 किलोमीटर की मैराथन में हजारों बच्चों, महिलाओं और युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सुबह से ही शिवानी पार्क और आसपास के इलाके में युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हाथों में जोश और दिल में उत्साह लिए प्रतिभागियों ने 5 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लेकर फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। उन्होंने युवाओं का उत्साह बढ़ाया और पंजाब में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों का जिक्र किया। मनीष सिसोदिया ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, लालच और खराब कामों के कारण पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने कड़ी मेहनत करके पंजाब को खेलता पंजाब और दौड़ता पंजाब में बदलने का काम किया है। पंजाब यूथ रन के जरिए युवाओं को खेल, फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ने का संदेश दिया गया। बच्चों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। पिछली सरकारों ने, पिछली पार्टियों ने जो सरकार में थी, उन्होंने अपने करप्शन की वजह से, अपने लालच की वजह से, अपने घटिया कामों की वजह से पंजाब को उड़ता पंजाब बनाया था। लेकिन भगवंत मान साहब ने पूरी मेहनत करके मुख्यमंत्री के रूप में एक अच्छी सरकार चलाते हुए पंजाब को आज आप देखिए खेलता पंजाब, दौड़ता पंजाब बना लिया है। ये मजाक नहीं है कि सुबह सुबह जालंधर में, उससे पहले मोहाली में और अगले कई शहरों में भी होने वाले हैं, इतनी बड़ी संख्या में युवा निकल के सुबह मैराथन में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी के यूथ विंग को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे पंजाब के युवाओं को चार्ज करके रखा हुआ है और बहुत मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ भगवंत मान साहब ने जिस तरह से मेहनत करके सरकार चलाई है, उसकी वजह से आज पंजाब के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, पढ़ने के मौके मिल रहे हैं, बिजनेस करने के मौके मिल रहे हैं, खेलने के मौके मिल रहे हैं और इस तरह से मैराथन में दौड़ने के मौके मिल रहे हैं। मान साहब को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ आज जी तस्वीर पेश की है, ये अपने आप च एक लाभ मिसाल तस्वीर आ। तंदुरुस्त पंजाब वाल दा वाधा होया कदम आ कि सवेर दे 6 बजे इन्नी वड्डी गिनती च यूथ जिहड़ा आ इत्थे पहुंचा होवे, अपने आप बहुत वड्डी ते माण करन वाली गल। मध्य प्रदेश के मंडला से स्कूल सुरक्षा से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सांदीपनी स्कूल में 12वीं कक्षा का एक छात्र कथित तौर पर 6 राउंड वाली रिवॉल्वर लेकर स्कूल पहुँच गया। बताया जा रहा है कि स्कूल में छात्रों के बैग की जांच मोबाइल फोन को लेकर की जा रही थी। इसी दौरान शिक्षकों ने जब इस छात्र का बैग चेक किया तो उसके अंदर हथियार देखकर सभी हैरान रह गए। शिक्षक ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बरामद रिवॉल्वर को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया।
अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि छात्र के पास यह हथियार कहां से आया और वह इसे स्कूल क्यों लेकर पहुंचा था। मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच भी चिंता का माहौल है। पुलिस छात्र से पूछताछ के साथ हथियार के स्रोत और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ होगी। जब ये स्कूल में एंटर कर रहा था तब स्कूल के शिक्षकों ने रूटीन में चेकिंग की, तब उसके बैग से एक देशी कट्टा मिला है। पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने कट्टा जब्त कर लिया है और इसमें आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आगे ये कट्टा उसके पास कैसे पहुंचा इस बात को लेकर विवेचना कर रहे हैं। सर, अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया सर? प्रारंभिक पूछताछ में किसी एक अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको कट्टा देना बताया है। पुलिस संबंधित व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने और उससे भी पूछताछ कर रहे हैं। सर, कट्टा खाली था या उसके साथ? कट्टा खाली था। जो पुराना कट्टा है इसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। मातगुवा थाना क्षेत्र के पिपोरा गांव में एक ही परिवार की 3 बच्चियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतकों में 9 साल और 5 साल की 2 बच्चियां जबकि तीसरी महज 9 महीने की मासूम बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चियों की मौत के पीछे जहरीला खाना खाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है और इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। बताया गया कि परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना तीनों बच्चियों के शवों को खेत में दफना दिया था। बाद में मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। तहसीलदार और FSL टीम की मौजूदगी में तीनों बच्चियों के शवों को कब्र से बाहर निकलवाया गया। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब पूरे मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तीनों बच्चियों की मौत किन परिस्थितियों में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच के बाद ही मौत की सही वजह सामने आएगी। मामले को लेकर गांव में भी चिंता और सनसनी का माहौल बना हुआ है। आज मातगुवा डाल 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के पिपोरा खुर्द गांव के बाल मुकुंद कुशवाहा की 3 बच्चियों की मृत्यु हो गई। इस संबंध में तस्दीक करने उनके घर आए, उनसे पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि बच्चियों की रात में खाना खाने के बाद तबीयत खराब हो गई। करीबन 3 बजे के बाद उनको उल्टी दस्त हुए, जिसके बाद वो जिला चिकित्सालय छतरपुर उनको दिखाने भी ले गए, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद चूंकि सभी बच्चियां नाबालिग थीं, इस कारण से उनको उनके पैतृक गांव में दफना दिया, जिसपे से FSL टीम बुलाई गई है। तहसीलदार महोदय उपस्थित, SDM महोदय से अनुमति प्राप्त करके शव को निकालने की कार्रवाई जारी है। मर्ग कायम कर लिया गया है। शेष कार्रवाई जांच। प्रथम दृष्टया यही घर वालों द्वारा ये बताया गया कि रात में सभी लोग खाना खाकर सोए थे, जिसके बाद करीबन 3 बजे बच्चियों को उल्टी दस्त होना शुरू हुई, जिसके इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल लेके गए। अब ये जांच का विषय है, ये अभी पूछताछ करना बाकी है। पहले जो प्रारंभिक कार्रवाई है वो कर लें, उसके बाद फिर शेष कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के साथ अब बाढ़ का खतरा भी गहराता जा रहा है। गंगा के बढ़ते पानी ने शहर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं गंगा की सहायक वरुणा नदी का पानी भी कई जगह किनारों से बाहर बहने लगा है। वरुणा नदी के बढ़ते जलस्तर का असर शहर के कई इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। वरुणा कॉरिडोर के साथ आसपास की कई सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है। कई रिहायशी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है और लोगों को अपने जरूरी सामान को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जलभराव के कारण सड़कें और गलियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों में लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता बनी हुई है। हालात को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों की निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों से सावधानी बरतने और नदी तथा जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। फिलहाल गंगा और वरुणा दोनों के बढ़ते जलस्तर ने वाराणसी के निचले इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं और आने वाले समय में स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है।